नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग और वाणिज्यिक कानूनों के बारे में। हमारे पास CIIB पेपर 4 BRBL के मॉड्यूल डी से जुड़े कुछ स्रोत हैं जो इन्हीं कानूनों पर फोकस करते हैं। जी हाँ, ये मॉड्यूल काफी महत्वपूर्ण है। तो हमारा मकसद ये है कि इन कानूनी दस्तावेजों से वो जरूरी बातें निकालें जो बैंकिंग कामकाज या फिर जो लोग कानूनी ढांचे को समझना चाहते हैं उनके लिए असल में काम की हों। बिल्कुल। हम शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेसिक से, फिर साझेदारी, कंपनी जैसे बिजनेस स्ट्रक्चर्स देखेंगे और आखिर में कुछ खास कानून जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर, RTI, IT एक्ट और करप्शन प्रिवेंशन एक्ट पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए इसे खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस डील की जड़ संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के हिसाब से कोई समझौता कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? देखिए, सीधी सी बात है, एक समझौता हो और कानून उसे लागू कर सके, यानी एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, और इसे एनफोर्सेबल बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए? इसमें कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे पार्टियों की मर्जी हो, मतलब जोर जबरदस्ती या धोखा ना हो, जिसे हम फ्री कंसेंट कहते हैं। हाँ, फिर पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हों, मतलब बालिग हों, दिमागी तौर पे ठीक हों। ठीक है। एक वैलिड लेन देन हो, मतलब कंसिडरेशन, कुछ के बदले कुछ। हाँ, और उद्देश्य गैर कानूनी ना हो। और हाँ, वो एग्रीमेंट ऐसा ना हो जिसे कानून ने पहले ही शून्य, मतलब वॉइड डिक्लेयर कर रखा हो। अच्छा, ये वैध प्रतिफल या कंसिडरेशन की बात आपने की, बदले में कुछ। पर क्या कभी बिना इसके भी एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए करीबी रिश्तेदारों में बहुत प्यार मोहब्बत है और वो आपस में कोई बात लिखकर रजिस्टर करवा लेते हैं, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड हो सकता है। अच्छा। और एक बात और, बिजनेस और बैंकिंग में ना ये वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही बेकार है, कानून की नजर में उसका कोई वजूद नहीं, जैसे कोई गैर कानूनी काम का एग्रीमेंट। ठीक। लेकिन वॉइडेबल वो होता है जिसे एक पार्टी चाहे तो रद्द करवा सकती है। मान लीजिए किसी की सहमति डरा धमका कर ली गई, तो जिसकी सहमति जबरदस्ती ली गई वो बाद में कोर्ट जाकर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवा सकता है। तो ये जानना बैंकों के लिए क्यों जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है। इसी से तो तय होता है कि अगर कोई लोन एग्रीमेंट या गारंटी है तो पार्टियों के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं। अगर पता चला लोन एग्रीमेंट ही वॉइडेबल था तो बैंक की वसूली पर सीधा असर पड़ेगा, है ना? हाँ, सही बात है। अच्छा, ये तो हुई बेसिक बातें। अब कुछ खास तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर आते हैं जो बैंकों के लिए रोजमर्रा की बात है, जैसे क्षतिपूर्ति यानी इंडेमनिटी और गारंटी। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? हाँ, हैं तो दोनों एक तरह के सेफ्टी नेट। क्षतिपूर्ति की संविदा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये है धारा 124 में। इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी खास वजह से होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करती है। जैसे मान लीजिए किसी का शेयर सर्टिफिकेट खो गया, कंपनी डुप्लीकेट जारी करने से पहले उस व्यक्ति से एक इंडेमनिटी बॉन्ड ले सकती है कि भाई अगर कल को असली वाला सर्टिफिकेट कोई ले आया और कंपनी को नुकसान हुआ तो तुम भरपाई करोगे। अच्छा, और गारंटी? गारंटी की संविदा थोड़ी अलग है। इसमें 3 लोग होते हैं, जमानतदार श्योरिटी, मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर और लेनदार क्रेडिटर जैसे बैंक। हाँ। यहां जमानतदार ये जिम्मेदारी लेता है कि अगर मूल ऋणी अपना कर्ज नहीं चुकाता या वादा पूरा नहीं करता तो वो यानी जमानतदार लेनदार को पेमेंट करेगा। बैंक लोन देते समय अक्सर गारंटी मांगते हैं। तो जमानतदार की जिम्मेदारी उतनी ही होती है जितनी कर्ज लेने वाले की? बिल्कुल, धारा 128 यही कहती है, लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है, यानी बराबर। लेकिन मैंने सुना है कि कानून जमानतदार को फेवर्ड डेटा मानता है, मतलब उसे कुछ रियायत मिलती है। हाँ, फेवर्ड डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि कानून जमानतदार के हितों का थोड़ा ध्यान रखता है। देखिए, उसकी लायबिलिटी है तो सेकेंडरी, असल देनदारी तो मूल ऋणी की है। अगर बैंक और कर्ज लेने वाले ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में कोई ऐसा बदलाव कर दिया जिससे जमानतदार का रिस्क बढ़ जाए और जमानतदार से पूछा नहीं, तो वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है। अच्छा। और अगर जमानतदार कर्ज चुका देता है तो उसे सबरोगेशन का अधिकार मिलता है, मतलब वो बैंक की जगह ले लेता है और अब वो मूल ऋणी से पैसा वसूल सकता है। ये तो जरूरी बात है। और एक होती है सतत गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। ये एक के बाद एक होने वाले कई ट्रांजैक्शंस पर लागू होती है, जैसे कैश क्रेडिट लिमिट। हाँ, ओवरड्राफ्ट्स वगैरह में। जी, जमानतदार चाहे तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए नोटिस देकर इसे रोक सकता है।
और अगर जमानतदार की मृत्यु हो जाए तो ये अपने आप रुक जाती है। इसीलिए बैंक अक्सर जैसे ही पता चलता है कि जमानतदार की डेथ हो गई है, वो कर्जदार का खाता फ्रीज कर देते हैं। ताकि नए ट्रांजैक्शन उस गारंटी में ना आए। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं निक्षेप यानी बेलमेंट और गिरवी यानी प्लेज पर। जी ये तो तब होता होगा जब बैंक ग्राहक का सामान या सिक्योरिटीज अपने पास रखते हैं। जी हाँ, बेलमेंट धारा 148 में क्या होता है कि एक व्यक्ति, जिसे बेलर कहते हैं, अपना सामान किसी खास मकसद के लिए दूसरे व्यक्ति यानी बेली को देता है। शर्त ये होती है कि मकसद पूरा होने पर सामान वापस होगा। जैसे बैंक लॉकर। हाँ, बैंक लॉकर या सेफ कस्टडी में रखा सामान। यहाँ बैंक बेली है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो सामान की ठीक से देखभाल करे। और गिरवी? गिरवी धारा 172 एक खास तरह का बेलमेंट है। यहाँ सामान दिया जाता है किसी कर्ज के पेमेंट या वादे को पूरा करने की सिक्योरिटी के तौर पर, जैसे शेयर्स गिरवी रखकर लोन लेना। तो इनमें मेन फर्क क्या है, खासकर जब बैंक को पैसा वसूलना हो? सबसे बड़ा फर्क वसूली के अधिकार में है। देखिए, एक होता है धारणाधिकार यानी लियन। उसमें आप सामान रोक तो सकते हैं पर बेच नहीं सकते। अच्छा। लेकिन गिरवी में अगर कर्जदार पैसा नहीं चुकाता तो गिरवीदार यानी बैंक को ना सिर्फ सामान रोकने का बल्कि उसे बेचने का भी अधिकार होता है। हाँ, एक उचित नोटिस देना पड़ता है। तो ये बैंकों के लिए ज्यादा पावरफुल है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। ठीक है, माल की बात हो रही है तो माल की बिक्री का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें शर्तें, कंडीशंस और वारंटीज की बात आती है, और वो क्रेता सावधान, केविएट एम्प्टर वाला सिद्धांत भी। ये बैंकों के लिए कैसे रेलेवेंट है? देखिए, माल की बिक्री का अनुबंध है मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जल संपत्ति की ओनरशिप ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट कीमत के बदले में। इसमें शर्त जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के मेन मकसद के लिए जरूरी होती है। अच्छा। अगर शर्त टूट गई तो खरीदार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। और वारंटी? वारंटी थोड़ी कम महत्वपूर्ण होती है। मतलब वो मेन मकसद से जुड़ी नहीं होती। अगर वारंटी टूटती है तो खरीदार सिर्फ हर्जाना मांग सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। तो बैंक को इससे क्या लेना देना? बैंक जब किसी ऐसे बिजनेस को फाइनेंस करता है जो माल खरीदता बेचता है, खासकर स्टॉक पर फाइनेंसिंग में, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि उसके क्लाइंट ने जो माल खरीदा है उसमें उसका टाइटल यानी मालिकाना हक पक्का है या नहीं। अच्छा। और वो क्रेता सावधान यानी लेट द बायर बी वेयर का सिद्धांत ये कहता है कि भाई आमतौर पर खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वो सामान को चेक कर ले। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता होगा। नहीं, इसके एक्सेप्शन भी हैं। जैसे अगर खरीदार ने सेलर को बता दिया कि उसे सामान किस काम के लिए चाहिए और सेलर की स्किल पर भरोसा किया, तो फिर सेलर की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। और अदत्त विक्रेता कौन होता है? अनपेड सेलर। हाँ। ये वो सेलर है जिसे माल की पूरी कीमत नहीं मिली। इसके अधिकार ट्रेड फाइनेंस करने वाले बैंकों के लिए बहुत काम किए हैं। क्या अधिकार है उसके पास? धारा 46 में दिए, जैसे जब तक माल उसके कब्जे में है वो उसे रोक सकता है। इसे लियन कहते हैं। अगर खरीदार दिवालिया हो गया और माल रास्ते में है तो उसे रास्ते में ही रोक सकता है। इसे स्टॉपेज एंड ट्रांजिट कहते हैं। और कुछ हालतों में वो माल दोबारा बेच भी सकता है। तो बैंक इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बैंक सीधे तो नहीं, पर वो सेलर को फाइनेंस करते समय इन अधिकारों को ध्यान में रखते हैं और अगर जरूरत पड़े तो सेलर की मदद कर सकते हैं इन अधिकारों को इस्तेमाल करके पैसा वसूलने में। समझ गई। तो ये तो हुई कॉन्ट्रैक्ट्स की बात। लेकिन बैंक कॉन्ट्रैक्ट कर किसके साथ रहा है? ये कोई अकेला इंसान हो सकता है या फिर कोई बिजनेस एंटिटी। तो अब इन बिजनेस स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। शुरू करते हैं पार्टनरशिप से। जी, साझेदारी यानी पार्टनरशिप। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 कहती है कि ये उन लोगों के बीच का रिश्ता है जो किसी बिजनेस का मुनाफा बांटने पर राजी हुए हैं, और वो बिजनेस या तो सब मिलकर चलाते हैं या कोई एक सब की तरफ से। इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं? एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर कोई बिजनेस हो, प्रॉफिट शेयरिंग हो, और सबसे जरूरी आपसी एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर पार्टनर फर्म का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। एक पार्टनर ने फर्म के नाम पर उसके नॉर्मल बिजनेस के दायरे में कोई काम किया तो उसके लिए बाकी सब पार्टनर भी जिम्मेदार होंगे। अच्छा, इसे ही निहित प्राधिकार या इम्प्लाइड अथॉरिटी कहते हैं। जी हाँ, धारा 19। और यहीं पर होल्डिंग आउट का सिद्धांत धारा 28 भी आता है। वो क्या है? अगर कोई आदमी असल में पार्टनर नहीं है लेकिन वो ऐसा दिखाता है या दूसरों को दिखाने देता है कि वो पार्टनर है, और उसकी बात पर भरोसा करके कोई तीसरा आदमी, मान लीजिए बैंक, फर्म को उधार दे देता है, तो
तो वो आदमी भी पार्टनर की तरह ही जिम्मेदार हो जाएगा लोन चुकाने के लिए। अरे वाह, तो बैंकों को ये सब चेक करना पड़ता होगा। बिल्कुल। लोन देने से पहले देखना पड़ता है कि कौन पार्टनर है, किसके पास फर्म की तरफ से लोन लेने का अधिकार है। पार्टनरशिप में तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना? मतलब पार्टनर्स की पर्सनल संपत्ति भी दांव पर लग सकती है। हाँ, यही इसका एक बड़ा रिस्क है और यहीं पर कंपनी का सबसे बड़ा फायदा सामने आता है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी और पार्टनरशिप में मुख्य अंतर क्या है, खासकर बैंक के नजरिए से? कंपनी, जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर होती है, वो एक अलग कानूनी पहचान रखती है। उसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं। मतलब कंपनी अलग है और उसके मालिक यानी शेयर होल्डर्स अलग। इसे ही सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहते हैं। जी, और इसी वजह से शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है आमतौर पर, सिर्फ उनके खरीदे हुए शेयर्स की फेस वैल्यू तक। अगर कंपनी डूबी तो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और भी फर्क है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब शेयर होल्डर आएं जाएं, कंपनी चलती रहती है। कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसके शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, खासकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। पार्टनरशिप में ये सब नहीं होता। फर्म और पार्टनर एक ही माने जाते हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो बैंक जब कंपनी को लोन देता है तो वो कंपनी के एसेट्स देखता है। हाँ, बैंक कंपनी को लोन देता है, शेयर होल्डर्स को नहीं। वो कंपनी की बैलेंस शीट, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखता है। लेकिन कभी-कभी ये कॉर्पोरेट पर्दा उठा भी दिया जाता है, ये क्या है? कॉर्पोरेट पर्दा या कॉर्पोरेट वेल, यही कानूनी दीवार है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच। लेकिन अगर कोई कंपनी का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, जैसे फ्रॉड करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए या कोई गैर कानूनी काम करने के लिए, हाँ? तो कोर्ट इस पर्दे को उठाकर देख सकती है कि पीछे असली खिलाड़ी कौन है, और फिर उन डायरेक्टर्स या मेंबर्स को पर्सनली जिम्मेदार ठहरा सकती है। अच्छा, और ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है? बैंकों को क्या ध्यान रखना होता है? मेन फर्क मेंबर्स की संख्या का है। प्राइवेट में 200 तक हो सकते हैं, पब्लिक में कम से कम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। शेयर ट्रांसफर प्राइवेट में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। और पब्लिक कंपनी आम जनता से पैसा उठा सकती है प्रोस्पेक्टस इशू करके, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो बैंक ये सब देखते हैं जब फंडिंग की बात आती है। बिल्कुल। कंपनी किस टाइप की है, उसके रूल्स क्या हैं, ये सब लोन अप्रूव करते समय देखा जाता है। और एक तीसरी तरह की एंटिटी भी है जो आजकल काफी चल रही है, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये कैसी है? क्या ये पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर है? कंपनी की तरह इसकी भी अलग कानूनी पहचान है, परपेचुअल सक्सेशन है। और लायबिलिटी? वो भी लिमिटेड है। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ये इसका बड़ा फायदा है। तो ये पार्टनरशिप से अलग कैसे हुई? इसमें वो आपसी एजेंसी वाला फंडा नहीं है जो पार्टनरशिप में होता है। मतलब एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता। पार्टनर एलएलपी के एजेंट होते हैं, एक दूसरे के नहीं। अच्छा। हाँ, ये बड़ा फर्क है। इसमें कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी हैं जो सारे कानूनी कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये किनके लिए अच्छी है? ये छोटे और मीडियम बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए काफी अच्छी हो सकती है। आपको लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा भी मिलता है और कंपनी जितने सख्त कंप्लायंस भी नहीं करने पड़ते। बैंक एलएलपी को लोन देते समय उसका एलएलपी एग्रीमेंट और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को जरूर देखते हैं। ठीक है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब कुछ खास कानूनी इलाकों में चलते हैं जिनसे बैंकों का रोज पाला पड़ता है, जैसे प्रॉपर्टी लॉ, खासकर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री और मॉर्गेज यानी बंधक। जी, प्रॉपर्टी लॉ बहुत जरूरी है बैंकों के लिए। अचल संपत्ति की बिक्री, धारा 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में ओनरशिप ट्रांसफर होती है कीमत के बदले। अगर प्रॉपर्टी 100 रुपए से ज्यादा की है तो रजिस्टर्ड सेल डीड जरूरी है। और मॉर्गेज? बंधक या मॉर्गेज धारा 58A होता है किसी लोन को सिक्योर करने के लिए किसी खास इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का ट्रांसफर। मतलब प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती, बस उस पर एक चार्ज क्रिएट होता है। इसके कई टाइप्स होते हैं ना, बैंकों के लिए कौन सा कॉमन है? हाँ, टाइप्स तो कई हैं। सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल सेल वाला, यूजोफ्लक्चुअरी, इंग्लिश मॉर्गेज। लेकिन बैंकों में जो सबसे ज्यादा चलता है वो है सामयिक बंधक या इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज, ये क्या होता है? इसे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स भी कहते हैं। ये कुछ खास शहरों में ही हो सकता है। इसमें बस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल टाइटल डीड्स, मतलब मालिकाना हक के कागजात, बैंक के पास जमा कर दिए जाते हैं लोन की सिक्योरिटी के तौर पर। ये आसान लगता है। हाँ, ये काफी सिंपल है। इसमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का खर्चा बच जाता है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है। और अगर लोन वापस ना मिले तो बैंक क्या करता है? मॉर्गेज को इन्फोर्स कैसे करते हैं? अगर लोन एनपीए बन जाता है तो बैंकों के पास कई रास्ते हैं।
वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT जा सकते हैं अगर बकाया 20 लाख या उससे ज्यादा है। हाँ, DRT सुना है। लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल है सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी। जी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसके तहत बैंक बिना कोर्ट जाए सिर्फ नोटिस देकर सिक्योरिटी वाली प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकते हैं और उसे बेचकर अपना पैसा वसूल सकते हैं। अरे, बिना कोर्ट जाए? हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसने बैंकों की रिकवरी प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया है। ये तो वाकई बैंकों के लिए बहुत बड़ा टूल है। अच्छा, अब एक और कानून पर आते हैं जो ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी RTI एक्ट। क्या सरकारी बैंक इसके अंडर आते हैं? हाँ बिल्कुल, RTI एक्ट का मकसद है सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा में आते हैं। तो कोई भी नागरिक उनसे जानकारी मांग सकता है? जी हाँ, कोई भी नागरिक RTI फाइल करके उनसे जानकारी मांग सकता है। ये जानकारी बैंक की पॉलिसी, प्रोसीजर, सर्कुलर वगैरह के बारे में हो सकती है। हर तरह की जानकारी देनी पड़ती है? नहीं, कुछ छूट भी हैं। एक्ट की धारा 8 में बताया गया है कि कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती, जैसे कोई कमर्शियल सीक्रेट हो, ट्रेड सीक्रेट हो, या ऐसी जानकारी जिससे किसी की प्राइवेसी भंग होती हो, या जो बैंक को भरोसे के नाते मिली हो, फिड्यूशियरी कैपेसिटी। अच्छा। हर बैंक में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। उन्हें आमतौर पर 30 दिन के अंदर जानकारी देनी होती है। अगर मामला किसी की जान या आज़ादी से जुड़ा है तो 48 घंटे में। तो बैंकों को ध्यान रखना पड़ता है कि क्या देना है और क्या नहीं। जी बिल्कुल, पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाना होता है। आज के डिजिटल जमाने में IT एक्ट 2000 का रोल तो बहुत बढ़ गया होगा। इसने इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता दी है। हाँ, IT एक्ट डिजिटल वर्ल्ड का आधार है। इसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कानूनी तौर पर मान्य हैं। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग सब इसी पर टिके हैं। इसमें साइबर क्राइम के लिए सजा भी है? जी हाँ, धारा 43 में डेटा चोरी, हैकिंग वगैरह के लिए पेनाल्टी का प्रावधान है। बैंकों के लिए ये भी जरूरी है कि ये एक्ट इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक पर भी लागू होता है, धारा 81A। इसमें हाल में कुछ बदलाव भी हुए हैं? हाँ, 2022 में कुछ जरूरी अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहले क्या था कि चेक के अलावा बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डिमांड प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वैलिड नहीं थे। अच्छा। लेकिन अब अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स RBI, SEBI, IRDI जैसी रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा जारी या समर्थित हों, या इन बॉडीज को पावर देने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी हों, तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो डिजिटल लोन आसान हो गया? हाँ, इससे डिजिटल लेंडिंग और ट्रेड फाइनेंस में काफी आसानी होगी। साथ ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी उस लिस्ट से हटा दिया गया है जो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो सकते थे। मतलब अब प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, लेकिन वसीयत और ट्रस्ट अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। उन्हें फिजिकली ही करना होगा। ठीक है। और आखिर में एक सेंसिटिव लेकिन जरूरी कानून, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसका बैंक कर्मचारियों पर, खासकर सरकारी बैंकों के, क्या असर होता है? ये कानून पब्लिक सर्वेंट्स के बीच करप्शन रोकने के लिए है, और पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारी भी पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। हाँ। ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट धारा 13 को डिफाइन करता है, जिसमें रिश्वत लेना या अपनी आय से ज्यादा संपत्ति जमा करना शामिल है। इसकी जांच कैसे होती है? इसमें स्पेशल जजों द्वारा सुनवाई होती है। और एक जरूरी बात है धारा 17A। इसके मुताबिक अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पर आरोप है कि उसने अपनी ड्यूटी करते हुए कोई अपराध किया है, तो उसकी जांच शुरू करने से पहले संबंधित अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल यानी पहले मंजूरी लेनी जरूरी है। हमेशा नहीं, अगर उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है तब इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा। इस कानून के तहत जांच एजेंसी को बैंक की किताबें यानी बैंकर्स बुक्स देखने का भी अधिकार है, धारा 18। बैंकों और उनके कर्मचारियों के लिए इस कानून को समझना और इसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी बैंकिंग और कमर्शियल लॉज की दुनिया की एक झलक। हमने देखा कि कैसे एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से लेकर बिजनेस स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी डीलिंग्स और आज के डिजिटल कानून सब आपस में जुड़े हैं और बैंकिंग के काम करने के तरीके पर असर डालते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, आज जब बिजनेस और लेन देन इतने डिजिटल और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, हाँ, तो क्या इन बेसिक कानूनी बातों की समझ
कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, ये सब जानना सिर्फ वकीलों या बैंकरों के लिए ही जरूरी है? या अब ये हर उस आम आदमी के लिए जरूरी हो गया है जो इस इकोनॉमी में सेफली और इफेक्टिवली काम करना चाहता है। शायद इसका जवाब वही है जहां से हमने शुरू किया था, कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी में। समझौते तभी काम करते हैं जब उन्हें समझा जाए और लागू किया जा सके। वाकई ये सोचने वाली बात है। इस जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।